जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू कल्पाक्स। देखो, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? मध्य भारत का पठार और बुंदेलखंड का पठार। आज हम पढ़ेंगे रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी। आइए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। देखो, सबसे पहले जब भी हम मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन पढ़ेंगे तो हमें क्या बनाना है? एक मैप बनाना है। जैसा अक्सर हम करते हैं, तो हम एक मैप बना लेते हैं यहाँ पे, या अगर हम आगे देखेंगे इसमें तो आगे भी बना सकते हैं इसमें मैप। जैसे मध्य भारत का हम पठार पढ़ेंगे तो देखो यहाँ पे हम एक मैप बना लेते हैं। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले अगर आप देखोगे तो हमें क्या बताना रहती है? स्थिति। तो स्थिति हम कैसे बताएंगे? मैप में देख के बताएंगे हम स्थिति। देखो, ये हमारा मैप बन चुका है एक। आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करोगे आप तो बहुत जल्दी बन जाएगा आपसे मैप। ये मैप है। इसमें सबसे पहले हमें क्या बताना है कि रीवा पन्ना का पठार कहाँ पर है। तो देखो, मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में बताया था हर प्रकार के प्रदेश को कि कौन सा पठार कहाँ पे। तो देखो, ये रीवा पन्ना का पठार यहाँ पर है। ये इस टाइप से दिखेगा आपको, ये रीवा पन्ना का पठार। ये है रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार। तो देखो, हमें किसी भी पठार के बारे में सबसे पहले क्या बताना रहती है कि स्थिति, कि वो है एक्चुअल में कहां पर, मध्य प्रदेश में कहां पर। तो अगर इसको मुझे बताना है रीवा पन्ना के पठार को कहां पर है, तो देखो यहाँ पे ऊपर क्या है? बघेलखंड का पठार। तो इस बघेलखंड के पठार के कहां पर है? बघेलखंड के पठार के दक्षिण पूर्व में। कौन सा भाग आएगा? बघेलखंड के पठार के दक्षिण पूर्व में। और तथा क्या आएगा? ये बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण पश्चिम आएगा। और इधर क्या है? बघेलखंड का पठार। तो बघेलखंड के पठार के क्या आएगा? पश्चिम में स्थित है। इधर क्या है? बुंदेलखंड का पठार। और इधर क्या है? बघेलखंड का पठार। तो सबसे पहले हम स्थिति बता देंगे। बता दोगे अब? स्थिति बताना बहुत आसान है। फिर उसके बाद हम क्या बता देते हैं? इसका अक्षांश विस्तार, कि पृथ्वी के रिस्पेक्ट में ये कहां पर है। तो अक्षांश विस्तार क्या आ जाएगा? देखो, 23 डिग्री 10 मिनट से 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये यहाँ पर है 25 डिग्री, और यहाँ पे क्या है? 23 डिग्री 10 मिनट, और ऊपर क्या है? 25 डिग्री 12 मिनट। ये यहाँ पर है। फिर देखो, इसका देशांतर कितना है? 78 डिग्री। ये डिग्री है यहाँ पे 4 मिनट से 82 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में। ये यहाँ पे इस टाइप से। ये क्या बता दिया हमने? इसका अक्षांशी और देशांतरी विस्तार, कि कितना विस्तार है। फिर इसके बाद हम क्या बताते हैं? इसका क्षेत्रफल, कि कितना इसका क्षेत्रफल है। तो मैंने बताया था आपको, जब भी हमें क्षेत्रफल बताना हो तो हम क्या बताएंगे कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का वो कितने परसेंट है। तो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंट है? 10.37 है। ठीक है, याद रहेगा आपको। फिर अगला क्या रहेंगे? इससे संबंधित प्रमुख जिले बताएंगे कि इसके अंदर कौन कौन से जिले आएंगे। तो देखो, 2 जिले के नाम तो यही लिखा है, रीवा पन्ना, और इसके आस पड़ोस के नाम लिख देना। जैसे रीवा के पास में कौन है? सतना। पन्ना के पास में क्या है? वो ऐसे नाम लिख देते। देखो क्या आ जाएगा प्रमुख जिले में? जैसे रीवा, पन्ना, कटनी, उमरिया। उमरिया को हम बघेलखंड के पठार में रख देंगे, सतना, दमोह आदि। ऐसे बहुत सारे जाएंगे जिले। हमें 4-5 जिलों के क्या करना है? नाम लिख देना है। ठीक है। फिर अगला क्या लेंगे हम? निर्माण, कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो जब मैंने आपको पढ़ाई थी भूगर्भिक संरचना, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि किस प्रकार की चट्टानें मध्य प्रदेश में कहां पे पाई जाती है। तो वही हमें बताना है यहाँ पे निर्माण किससे हुआ है। तो देखो, ये रीवा पन्ना का जो पठार है, ये किस क्षेत्र में आ रहा है? देखो, विंध्य कगारी प्रदेश में, ये विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में आ रहा है। तो इसका निर्माण भी किससे होगा? विंध्य सेल समूह से। और मैंने बताया था आपको यहाँ पे कि यहाँ पे एक और प्रकार की चट्टान पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। इन दोनों चट्टानों के अपक्षय अपरदन से इसका क्या होगा? निर्माण। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है? निर्माण में विंध्य सेल समूह, और एक और चीज लिख लेना आप यहाँ पे, कुड़प्पा क्रम की चट्टान है। कुड़प्पा क्रम की चट्टान है, या कुड़प्पा सेल समूह के अपक्षय अपरदन से। किससे हुआ है? अपक्षय अपरदन से। और ये मैं बता चुका हूं कि अपक्षय क्या होता है? चट्टानों का ताप और दाब के कारण अपने स्थान पर टूटना क्या कहलाता है? अपक्षय। अपरदन क्या कहलाता है? जैसे भाई कारक, जैसे जल हुआ, हवा हुई, ये क्या करते हैं? चट्टानों के जो कण है उनको फेंक के कहीं और स्थान पे ले जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम? अपरदन। और जहां पे जाके बिछा देते उसको बोलते हैं निक्षेपण। इस प्रक्रिया के द्वारा क्या हुआ है? रीवा पन्ना के पठार का निर्माण। अगला पॉइंट क्या लेंगे? देखो, मैंने बता दिया इसके ऊपर की विशेषता बता दी, इसका निर्माण बता दिया। अब इसकी क्या बात करेंगे? इसकी वायुमंडल की बात करेंगे। तो हम बताएंगे इसकी जलवायु कैसी है। तो देखो, इसकी जलवायु हम बताएंगे। तो जलवायु में क्या आ जाएगा? देखो, मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूं। ये जलवायु बताइए आप, जलवायु क्या होगी इसकी। जब हमने पढ़ा था पूरे मध्य प्रदेश की जलवायु, यहाँ पे जलवायु पढ़े थे हमने, किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है यहाँ पे। तो कभी भी आप पठार की जलवायु लिखोगे, देखो यहाँ पे क्या आएगा? ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म। ये गर्म नहीं, यहाँ की गर्मी है। ये ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी, तथा शीत ऋतु में अधिक ठंडी होती है। क्या होती है? अधिक ठंडी होती है। ये जो रीवा पन्ना का पठार है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ना तो सम जलवायु पाई जा रही, ना ही यहाँ पे विषम जलवायु पा रही। सम जलवायु क्या होती है?
कि गर्मी में साधारण गर्मी लगेगी आपको, ठंडी में ज्यादा, ठंडी में कैसी लगेगी, साधारण ठंडी, मतलब बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। और विषम जलवायु में क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है, गर्मी में हमें और ज्यादा गर्मी लगती है और ठंडी में हमें और ज्यादा ठंडी लगती है। किंतु यहाँ पे क्या है, गर्मी में हमें साधारण गर्मी लग रही, मतलब गर्मी ज्यादा नहीं लग रही, पर ठंडी में हमें यहाँ पे ज्यादा ठंडी लगती है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा हरा भरा क्षेत्र है यहाँ पे वर्षा भी ज्यादा होती है, तो पेड़ पौधे भी ज्यादा होंगे, तो ठंडी भी ज्यादा लगेगी। ठीक है, इस प्रकार से भी याद कर सकते हो आप। तो गर्मी में कैसे आ जाए, शीत ऋतु में साधारण गर्मी, तथा ग्रीष्म ऋतु में क्या आ जाएगा, साधारण गर्मी, और शीत ऋतु में क्या आ जाएगी, अधिक ठंडी। फिर इसके बाद क्या बताएंगे हम, औसत वर्षा, कितनी वर्षा होती है। तो जब हमने मध्य प्रदेश की वर्षा पढ़ी थी, तो मध्य प्रदेश में वर्षा को कितने भागों में बांटा गया था, 4 भागों में हमने बांटा था। ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, यहाँ पे भी कम वर्षा होती है, इसको निम्न वर्षा का क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पे होती है 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा। और ये जो मालवा का पठार है, यहाँ भी 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और ये जो रीवा पन्ना का पठार है, ये किसमें आता है, औसत वर्षा वाले क्षेत्र में। और औसत वर्षा वाले क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है, 75 से 125 सेंटीमीटर के बीच में। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कितनी वर्षा होगी, 100 से 125 सेंटीमीटर के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ की प्रमुख नदियां, वर्षा आएगी तो उसके बाद प्रमुख नदियां। अब रीवा पन्ना के पठार के प्रमुख नदियां देखोगे, देखो यहीं से निकलती केन नदी। हमने पढ़ा था अभी, जब हमने बुंदेलखंड का पठार पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था केन नदी है, रीवा पन्ना के पठार है, यहीं से कैमूर कटनी से निकलती कहाँ आती है, बुंदेलखंड के पठार नदी। यहाँ पे क्या निकल रही है, रीवा पन्ना के पठार में केन नदी। यहाँ से एक और नदी निकलती है टोंस, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए। और टोंस नदी को ही हम क्या बोलते हैं, तमसा नदी। 2 नाम है इसके, टोंस है तमसा नदी। और इसी टोंस नदी की जो सहायक नदी है, वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही टोंस नदी की जो सहायक नदी है, ये मध्य प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण जलप्रपातों का क्या करती है, निर्माण करती है। इसी टोंस नदी की देखो सहायक नदियां बीहड़, महाना, बिछिया आदि। 3-4 नदियों के आपको नाम लिख देना है यहाँ पे, बहुत ही आसान है लिखना। 1-2 बार हम मैप देख लेंगे मध्य प्रदेश की नदियों का। अफवाह तंत्र हम देख लेंगे, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा चुके हैं कि मध्य प्रदेश का अफवाह तंत्र क्या है। ठीक है, अब देखो हम पढ़ेंगे प्रमुख मिट्टी। तो देखो मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में पाई जाती है लाल पीली मिट्टी, और पश्चिमी भाग में क्या पाई जाती है, काली मिट्टी। तो बीच वाले क्षेत्र में क्या पाई जाएगी, लाल काली मिट्टी, इसी को बोलते हैं मिश्रित मिट्टी। तो कौन सी मिट्टी मिलेगी हमें यहाँ पे, मिश्रित मिट्टी, लाल काली। मिश्रित मिट्टी का एक और नाम क्या है, लाल काली मिट्टी। ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, लाल काली मिट्टी। ठीक है, रहेगी बात आपको याद। फिर देखो प्रमुख फसलें, तो दोनों प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी, तो दोनों प्रकार की फसलें पाई जाएगी। देखो बीच वाले भाग में होता है गेहूं और पूर्वी भाग में होता है चावल। तो यहाँ पे कौन सी फसलें होगी, गेहूं, चावल, ज्वार, सरसों आदि, ये सभी प्रकार की फसलें होती है। देखो गेहूं, चावल, ज्वार, सरसों, तिल आदि। और दलहन तिलहन फसल भी होती है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दलहन फसलें होती है। दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। तो दलहन और तिलहन फसल, दलहन तिलहन फसलें, ये फसलें भी मध्य प्रदेश में की जाती है। ठीक है, अब आगे क्या पढ़ेंगे, प्रमुख फसलें पढ़ लिए, तो हम क्या पढ़ेंगे, प्रमुख वन। तो देखो आगे देखते हैं हम। अब देखो प्रमुख वन में क्या आएगा, देखो ये मैं रफ कर देता हूं, यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देता हूं। प्रमुख वन में क्या आएगा, आप खुद ही बताइए मुझे, कैसी वर्षा होती है यहाँ पे, 100 से 75 से 100 है, 100 से 125 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पे वर्षा होती है। तो कैसे वन पाए जाएंगे यहाँ पे, अर्धपर्णपाती वन पाए जाएंगे, जो पौधे अपने पूरे पत्ते ना गिराते। कैसे, अर्धपर्णपाती, पूरे पत्ते भी नहीं गिराते और आधे पत्ते गिराते हैं। तो देखो प्रमुख वन में क्या आ जाए, देखो बांस, तेंदुपत्ता, शीशम, खेर आदि, इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। फिर लिखेंगे प्रमुख खनिज। इस क्षेत्र में जो प्रमुख खनिज आएगा वो आएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हीरा। हीरा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज्यादा हीरा कहां पे पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश पूरे भारत का 90% हीरे का उत्पादन यहीं से करता है। आप कमेंट के माध्यम से बताइए भारत में हीरे का उत्पादन और कहां पे होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा हीरे का उत्पादन है। पूरे भारत में हीरे का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पे होता है, यही रीवा पन्ना के पठार में, रीवा पन्ना में होता है। इसी पन्ना की खदान का नाम है मझगवा। ठीक है, तो सबसे प्रमुख खनिज क्या आ जाएगा, हीरा। सबसे पहले नंबर कौन आ जाएगा, हीरा। और अगर हम विंध्य शैल समूह में देखते हैं, चूना पत्थर आ जाता है, बलुआ पत्थर आता है, जिप्सम आ जाता है। ये सभी प्रकार के मिलेंगे, हमें खनिज मिलेंगे यहाँ पे। फिर लिखेंगे हम प्रमुख उद्योग। तो प्रमुख उद्योग मैंने बताया था, कभी भी किसी भी क्षेत्र में जो इंडस्ट्री या उद्योग लगते हैं वो किसके आधार पर लगते हैं, कि वहां पे किस प्रकार का कच्चा माल हमें मिल रहा है। और कच्चा माल हमें कहां से मिलता है, जो प्राथमिक सेक्टर होता है हमारा, वहीं से मिलता है। जैसे फसलें, जिस प्रकार की फसलें होगी उसी प्रकार की वहां पे क्या होगी, इंडस्ट्री लगी होगी। किस प्रकार के वन है उसी प्रकार के वहां पे उद्योग होंगे। जिस प्रकार का खनिज वहां पे पाया जाता है उसी प्रकार, उसी आधार पे क्या लगते हैं, उद्योग लगते हैं। जैसे इसी रीवा पन्ना के पठार में मैंने बताया कि कौन सी फसलें हो रही है, उसके आधार पर क्या लगेंगे, उद्योग। अब जैसे इसी में प्रमुख वन में क्या आएगा, तेंदुपत्ता। और आपको पता है तेंदुपत्ते से क्या बनाई जाती है, बीड़ी। तो बीड़ी उद्योग लगेगा यहाँ पे, सीधी सी बात है। फिर और जैसे आपने देखा हो कत्था, जैसे पान बनाते हैं ना, उसमें कच्चा माल किसका यूज किया जाता है, कत्थे का।
तो मतलब कत्थे का उपयोग करते, कौन सा कत्था लगेगा यहाँ पे, कत्था उद्योग लगेगा। फिर यहाँ पे पाया जाता है जैसे चूना पत्थर, तो कौन सा उद्योग लगेगा यहाँ पे, सीमेंट इंडस्ट्री। और हीरा भी यहाँ पे प्रमुख उद्योग है, तो हीरे को बनाते नहीं, हीरे का करते हैं हम परिष्करण, प्रसंस्करण करते हैं इसका। तो देखो क्या आ जाएगा, देखो प्रमुख उद्योग में सबसे पहले आप क्या ले लेना, बीड़ी उद्योग ले लेना, फिर ले लेना कत्था उद्योग, सीमेंट उद्योग और हीरा प्रसंस्करण उद्योग, ये प्रमुख उद्योग यहाँ पे आ जाएंगे। आपको पता है कि मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग उद्योग की दृष्टि से बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, किंतु फिर भी ये प्रमुख उद्योग है वहां पे कच्चा माल पाए जाने के आधार पर। फिर क्या आएगा, प्रमुख पर्यटन केंद्र, सबसे लास्ट में हम क्या पढ़ते हैं, प्रमुख पर्यटन केंद्र। तो प्रमुख पर्यटन केंद्र में क्या आ जाएगा, जो वहां पे जो फेमस है बहुत ज्यादा, जैसे आप देखोगे रीवा पन्ना के पठार में, तो पन्ना क्या है, एक राष्ट्रीय उद्यान भी है और पन्ना क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व भी, ये भी एक पर्यटन केंद्र, लोग घूमने जाते हैं यहाँ पे, प्रमुख पर्यटन केंद्र या प्रमुख दर्शनी केंद्र। फिर आपने सुना होगा चित्रकूट का नाम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चित्रकूट उत्तर प्रदेश से लगा हुआ एक जिला है चित्रकूट, और उसका कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में भी आता है। तो चित्रकूट भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रामायण काल से जुड़ा हुआ है। ये भी एक पर्यटन केंद्र हुआ। कैसा पर्यटन केंद्र है, ये एक धार्मिक पर्यटन केंद्र है। फिर देखो मेहर, मेहर का नाम सुना होगा। मेहर पहले सतना के अंदर एक तहसील थी, अब मेहर को एक नया जिला बना दिया गया है। और मेहर में आपने सुना होगा माँ शारदा देवी माता का मंदिर है यहाँ पे। और मेहर में सुना होगा अलाउद्दीन खिलजी की क्या है यहाँ पे, कर्मस्थली। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर क्या आएगा यहाँ पे, देखो चचई जलप्रपात। चचई जलप्रपात क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है। देखना सबसे बड़ा जलप्रपात क्या है, चचई जलप्रपात। और अगर आपसे पूछ ले मध्य प्रदेश सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो वो है बहुटी जलप्रपात। क्या है, बहुटी। दोनों में डिफरेंस है। किसी किसी बुक में इसी चचई जलप्रपात को मध्य प्रदेश सबसे ऊंचा जलप्रपात बताया है। सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं है, चचई जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है। और जो बहुटी जलप्रपात है वो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और ये अलग अलग नदियों पे बनते हैं। ये प्रमुख पर्यटन केंद्र हो गए। और पर्यटन केंद्र में क्या लिखोगे, जैसे मैंने बताया ना आपको, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। इसी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में क्या पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स। एमपीपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे कई प्रश्न यहाँ से पूछे जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में हम विशेष तथ्य पढ़ते हैं, क्या स्पेशल फैक्ट बच गए। तो देखो इसी रीवा पन्ना के पठार को हम विंध्य कगारी प्रदेश भी कहते हैं। तो ऐसा फैक्ट के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है कि विंध्य कगारी प्रदेश मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रदेश को कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, रीवा पन्ना के पठार को। इसी को इंग्लिश में हम स्कार्पलैंड भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहीं पे विंध्यांचल पर्वत श्रृंखला है और इसी में स्थित है कौन है, रीवा पन्ना का पठार। और इसी रीवा पन्ना के पठार में मध्य प्रदेश जो रीवा पन्ना के पठार की सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना, इसी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, गुडविल, यही भी यहीं पे स्थित है। जो विंध्य पर्वत श्रृंखला उसका सबसे ऊंचा पॉइंट जो है सद्भावना, वो यहीं रीवा पन्ना के पठार में स्थित है। तो देखो यहीं पे लिखा है कि मध्य इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी क्या है, गुडविल, सद्भावना चोटी बोलते हैं। और कहाँ पे है, दमोह में। और इसकी ऊंचाई भी पूछ सकते हैं आपसे, तो कितनी है इसकी ऊंचाई, 752 मीटर। ये आपको याद रखना है, 752 मीटर। कहाँ पे है, दमोह में। इसी दमोह के अंदर सुना होगा आप जबेरा गुंबद, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के लिए। तो जबेरा गुंबद आपसे पूछे कहाँ है, इसी रीवा पन्ना के पठार में स्थित है। और कहाँ पर है, तो दमोह में। ये लिखा है देखो, जबेरा गुंबद कहाँ पे, दमोह जिले में, और मध्य रीवा पन्ना के पठार के अंदर स्थित है। फिर आपने कोई बात सुनी कि मध्य प्रदेश के जितने भी जलप्रपात है, सब सारे प्रमुख जलप्रपात इसी रीवा पन्ना के पठार में ही बनते हैं, रीवा में ही बनते हैं। रीवा में जो टोंस नदी है, तमसा नदी की जितनी सहायक नदी, इन पे ही क्या बनते जलप्रपात। तो मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा जलप्रपातों का निर्माण भी यहीं पे होता है। और यहीं पे क्या है, चचई जलप्रपात, यहीं पे क्या है, बहुटी जलप्रपात। फिर लिखा देखो विंध्यांचल पर्वत श्रृंखला की भांडर और कैमू श्रेणी भी यहीं पे स्थित। आपने देखा होगा यहाँ पे क्या है, भांडे श्रेणी, और आगे देखा होगा यहाँ पे आएगा क्या आएगा, कैमू श्रेणी। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम नया नेक्स्ट लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे नर्मदा सोन घाटी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक मैप बनाना। हमें क्या करना है, एक मैप बनाना हमें, क्योंकि मैप से क्या होती है, सारी चीज क्लियर हो जाती है। तो एक मैप बना लेंगे हम। यहाँ पे एक मैप बना देता हूं मैं आपको, अच्छे से देखिए आप। ये मैप बना लिया हमने। देखो मैप से बताना चीजें बहुत आसान होती है। इसी मैप के माध्यम से अगर आप कोई भी चीज बताओगे, और हमें चीजें याद रखना भी बहुत आसान है और बताना भी बहुत आसान है। ये मध्य प्रदेश का मैप, और इसके अंदर क्या बताएंगे, नर्मदा सोन घाटी। तो देखो नर्मदा नदी आपको पता है ये अमरकंटक से निकलती है और क्या किधर बहती है, पश्चिम की तरफ बहती है, गुजरात से, और खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो ये रही नर्मदा नदी। और आपको पता होगा यही अमरकंटक से ही क्या निकलती है, सोन नदी। और सोन नदी किधर बहती है, उत्तर की तरफ बहकर
गंगा नदी में मिल जाती थी। इधर है सोन नदी और इधर है नर्मदा नदी। तो जब हम नर्मदा सोन घाटी की बात करेंगे तो देखो किसी किसी बुक में तो यहीं तक दे रखा है, ये वाला क्षेत्र ही बता रखा है नर्मदा सोन घाटी, किंतु किसी किसी बुक में क्या रखा है, यहाँ ऊपर तक भी बता रखा है उसको, यहाँ तक भी बता रखा है इसी नर्मदा सोन घाटी को। तो बहुत ही पतला सा क्षेत्र आएगा उसमें। क्यों? क्योंकि देखो इधर क्या आ गया है, बुंदेलखंड का पठार, बीच में क्या आ गया, रीवा पन्ना का पठार, और साइड में क्या आ गया, बघेलखंड का पठार। इसलिए उस क्षेत्र को क्या उसी के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। तो नर्मदा सोन घाटी को यहीं से दिखाते हैं, किंतु किसी किसी बुक में ऊपर तक भी बना हुआ है, तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अगर ऊपर तक बनाना हो तो भी बहुत अच्छी बात है। तो क्या है यहाँ पे, नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी। अब देखो नर्मदा सोन घाटी मैंने बताया ना, जब भी हम किसी भी भौतिक प्रदेश की बात करेंगे, उसकी भौतिक विशेषताएं बताएंगे, सबसे पहले बताएंगे वो आखिर है कहां पर, स्थिति बताएंगे उसकी। तो इसकी स्थिति कहां पर है देखो, तो देखो ऊपर क्या है, मालवा का पठार, तो मालवा के पठार के कहां पे, दक्षिण में। देखो मालवा का पठार तथा रीवा पन्ना के पठार के कहां पर है, दक्षिण में। और नीचे आपने देखा होगा यहाँ पे क्या है, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी के क्या है, उत्तर में। तो देखो सतपुड़ा मेकाल श्रेणी के उत्तर में अवस्थित है। बहुत ही आसान है बताना। देखो स्थिति मालवा तथा रीवा पन्ना के पठार के दक्षिण में और सतपुड़ा मेकाल श्रेणी के उत्तर में स्थित है। स्थिति बता दिया। फिर हम क्या बताएंगे, इसका अक्षांशीय विस्तार कि पृथ्वी के रिस्पेक्ट में कहां पर है। तो देखो इसका अक्षांशीय विस्तार क्या आ जाएगा, 22 डिग्री 30 मिनट से 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 0 मिनट। ये 0 मिनट भी लिखना बहुत जरूरी है हमारे लिए। ये 74 डिग्री और ये 0 मिनट से 81 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में ये स्थित है। फिर क्या बताएंगे, इसका हम क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जब भी बताते हैं हम क्या बताते हैं, मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंट है। तो मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 26%। और ब्रैकेट में मैंने देखो इसका एरिया भी लिख रखा है, 86,000 वर्ग किलोमीटर। सबका क्षेत्रफल बताने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ परसेंट बताने की आवश्यकता है। ये क्षेत्रफल जो आसान होगा उसी का हम याद करेंगे। कितना है क्षेत्रफल, 86,000 वर्ग किलोमीटर। फिर से संबंधित प्रमुख जिले, तो आपने देखा होगा जो नर्मदा सोन घाटी है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के लगभग 16 जिलों से होकर गुजरती है। तो क्या 16 जिलों के नाम लिखना है यहाँ पे, लिख सकते हैं क्या, पॉसिबल है क्या, संभव है क्या, नहीं। क्या करेंगे हम, इसके जो प्रमुख जिले वो लिखेंगे। एक तो इसका क्या लिखेंगे, उद्गम स्थल, जैसे नर्मदा सोन घाटी का जो उद्गम स्थल होता है वो वाला जिला लिख देंगे, अनूपपुर। फिर इसके जैसे इसके नर्मदा नदी घाटी के किनारे जो शहर जैसे जबलपुर है, होशंगाबाद, अब इसी होशंगाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, नर्मदापुरम। तो हमें अपडेट वाला नाम लिखना है, ऐसा नहीं है कि हम होशंगाबाद लिख के वहां पे आ रहे हैं। हमें क्या लिखना है, नर्मदापुरम, क्योंकि हम एक प्रशासक बन रहे हैं और एक जागरूक नागरिक के नाते हमें ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश चल क्या रहा है, करंट की बातें लिखना है। ऐसा नहीं कि हम पुराने डाटा ही लिखे जा रहे हैं वहां पे। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, नर्मदापुरम। होशंगाबाद की जगह क्या लिखना है, नर्मदापुरम। फिर क्या है, हरदा, सीहोर आदि, लगभग कितने जिले आएंगे यहाँ पे, 15 जिले। इसमें और इंपोर्टेंट जिले में आप देखोगे ना तो खंडवा खरगोन भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। खंडवा खरगोन, खंडवा और खरगोन, ये दो जिलों के नाम भी आप लिख सकते हो। लगभग 15 जिले लिखे हैं, लगभग कितने जिले आते हैं, 16। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के लगभग 16 जिलों से होकर गुजरती है। जब हम नर्मदा नदी की स्टडी करेंगे तो उसमें सारे जिले के नाम याद करेंगे हम, ठीक है। फिर क्या बनाएंगे, इसका निर्माण। तो देखो नर्मदा घाटी का जो निर्माण भी हुआ 2 भागों में हुआ, क्योंकि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश पूर्व से लेकर पश्चिम तक विस्तृत है। और जब हमने मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना पढ़ा था तो ये पढ़ा था मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में क्या पढ़ा था हमने, डक्कन ट्रेप की चट्टानें। वो पूर्वी भाग में क्या पढ़ा था हमने, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो दोनों प्रकार की चट्टानें मिलेगी देखो हमें नर्मदा घाटी में। तो क्या लिखेंगे, देखो इसको 2 भागों में बांट देंगे, पश्चिमी भाग का निर्माण अलग बता देंगे और पूर्वी भाग का निर्माण अलग बता देंगे। तो देखो इसका निर्माण, तो देखो पश्चिम इसका निर्माण किससे हुआ, डक्कन ट्रेप की चट्टानों से। और डक्कन ट्रेप की चट्टानों का एक और नाम मैंने आपको बताया था, आप कमेंट के माध्यम से बताइए उसका नाम क्या है। डक्कन ट्रेप की चट्टानों को एक और किस नाम से हम जानते हैं, और कमेंट के माध्यम से आप ये भी बताइए कि डक्कन ट्रेप की चट्टानों के टूटने फूटने से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। ये सब पढ़ा चुका हूं मैं आपको पहले, आप रिवीजन करिए अच्छे से। डक्कन ट्रेप की चट्टान लिख दिया। फिर देखो पूर्वी भाग में कौन सी चट्टान पाई जाती है, धारवाड़ क्रम की चट्टान। धारवाड़ तथा विंध्य शैल समूह यहाँ पे पाया जाता है। और आपको मैंने बताया था कि धारवाड़ क्रम की चट्टान है, ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है, इनके टूट फूट से किस प्रकार की चट्टान का निर्माण हुआ है, लाल पीली मिट्टी का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। इसको रफ कर लेते हैं हम थोड़ा सा। अब क्या पढ़ेंगे, जैसे हमने इसका निर्माण बता दिया, तो आगे क्या पढ़ेंगे हम, इसकी जलवायु, कि किस प्रकार की जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। तो देखो जब जलवायु भी बताना होगा तो हम इसको 2 पार्टों में बताएंगे। कितने पार्टों में बताएंगे, 2 पार्टों में, कि पश्चिमी भाग में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, पूर्वी भाग में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। देखो अगर नर्मदा सोन घाटी की बात करोगे आप, तो नर्मदा नदी में जो ग्रीष्म ऋतु होती है वो अधिक गर्म होती है, किंतु शीत ऋतु होती है वो साधारण ठंडी होती है। और अगर यूएसए भी देखोगे आपके, मध्य प्रदेश का जो
पश्चिमी भाग है वो अधिक गर्म होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ही कम है। मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग पेड़ पौधों या वृक्षों की दृष्टि से क्या है? नगण्य। जबकि पूर्वी भाग क्या है? सघन है पेड़ पौधों की दृष्टि से। तो पूर्वी भाग में कैसी जलवायु पाई जाएगी? ठंडी। तो देखो यही लिखा है यहाँ पे, ग्रीष्म ऋतु में कैसे होती है? अधिक गर्मी। नर्मदा सोन घाटी में ग्रीष्म ऋतु कैसी होती है? अधिक गर्म होती है। और शीत ऋतु में क्या होती है? साधारण ठंडी। और एक और चीज लिखी है यहाँ पे, जिससे इसका पूर्वी भाग अधिक ठंडा होता है और पश्चिमी भाग अधिक गर्म होता है। क्यों होता है वो हमने यहाँ पे बता रखा है। हम लॉजिक लगा सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग कैसा है? वनों की दृष्टि से नगण्य है। वन नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी, और वर्षा नहीं होगी तो कैसी जलवायु पाई जाएगी? महाद्वीपीय जलवायु। और महाद्वीपीय जलवायु की विशेषता होती है गर्मी में अधिक गर्म लगती है हमें और ठंडी में अधिक ठंडी। जबकि पूर्वी भाग में क्या है? वन अधिक है तो वर्षा अधिक होगी, और वर्षा अधिक होगी तो कैसी जलवायु पाई जाएगी? सम प्रकार की जलवायु पाई जाएगी, ना बहुत ज्यादा गर्म लगेगी ना बहुत ज्यादा ठंड। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या लिखेंगे हम? औसत वर्षा। तो कितनी वर्षा होगी? देखो आप पश्चिमी भाग में कितनी वर्षा बताई थी मैंने यहाँ पे? 50 से 75 सेंटीमीटर। और इस भाग में कितनी वर्षा बताई थी? 125 से 150 सेंटीमीटर। तो नर्मदा सोन घाटी में जो वर्षा होती है औसत 75 से 125 सेंटीमीटर। या इसको भी दो पार्ट में हम बांट सकते हैं कि पश्चिमी भाग में वर्षा कितनी होती है? 50 से 75 सेंटीमीटर। और पूर्वी भाग में वर्षा कितनी होती है? 75 से 125 सेंटीमीटर। और एक और कथन इसके बारे में हम बता सकते हैं कि ये जो नर्मदा सोन घाटी इसके पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है, पश्चिमी भाग में क्या होगी? कम वर्षा। या ऐसा बता सकते हैं पूर्व से पश्चिम जाने पर वर्षा की मात्रा क्या होगी? घटेगी। या पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। क्योंकि इस भाग में क्या हो रही है? वर्षा कम, और इस भाग में क्या हो रही है? वर्षा अधिक। इस भाग में कितनी वर्षा हो रही है? 50 से 75 सेंटीमीटर। और इस भाग में कितनी वर्षा हो रही है? 75 से 125 सेंटीमीटर। बहुत आसान है देखो बताना। कभी भी मान लो ऐसा प्रश्न आ गया कि नर्मदा सोन घाटी के बारे में कौन सा कथन सही है या गलत है, हम बता सकते हैं बहुत अच्छे से। फिर देखो औसत वर्षा के बाद आएंगी प्रमुख नदियां। तो प्रमुख नदियों में क्या आ जाएगा? देखो नर्मदा सोन घाटी में सबसे इंपोर्टेंट नदी क्या आ जाएगी? नर्मदा नदी, सोन नदी और नर्मदा नदी की सहायक नदियां हमें यहाँ पे लिख देना है। तो नर्मदा नदी की 41 सहायक नदियां। कितनी सहायक नदी है? 41। क्या 41 सहायक नदियों के नाम लिखना पॉसिबल है क्या यहाँ पे? बिल्कुल संभव नहीं है। तो हम इसकी जो नर्मदा नदी की जो महत्वपूर्ण सहायक नदी है उसके नाम लिख दें। जैसे इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी? तवा, बरगी, जिन पे मध्य प्रदेश सरकार ने क्या कर रखा है? जल विद्युत परियोजना बना रखी है, बहुउद्देशीय परियोजना बना रखी है। उन नदियों के नाम पे यहाँ पे लिखना है। देखो यहाँ पे प्रमुख नदी में लिखा है, देखो नर्मदा, और नर्मदा की सहायक नदी कौन है? तवा। ऐसे नर्मदा की 41 सहायक नदी है। तो 2-3 नदियों के नाम लिख देना आपको। देखो हिरण, शेर, हथिनी, शक्कर, दूधी, ऊंटी। तो जितने भी जानवरों के नाम होते हैं ना, सब जानवरों के नाम पे नाम पड़े हैं नर्मदा नदी की सहायक नदियां। ठीक है, जैसे देखो ना आप यहाँ पे हिरण, हिरणी, शेरनी, हथिनी, ऊंटी, ऊंटी मतलब ऊंट, ये सब नाम रख रहे हैं यहाँ पे। फिर क्या आएगी? प्रमुख नदी के बाद क्या आएगी? प्रमुख मिट्टी। तो मिट्टी को भी दो भागों में डिवाइड कर देंगे हम, क्योंकि इसका निर्माण भी अलग अलग पार्ट में हुआ है। पश्चिमी भाग का निर्माण अलग हुआ है, पूर्वी भाग का निर्माण अलग हुआ है। तो पश्चिमी भाग में क्या करेंगे? पश्चिमी भाग का निर्माण किससे होता है? डक्कन ट्रेप की चट्टान से। और अभी मैंने बताया था, कमेंट के माध्यम से बताइए आप कि डक्कन ट्रेप की चट्टान से डक्कन ट्रेप की चट्टान को किस अन्य नाम से जानते हैं, और किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होगा? तो काली मिट्टी का निर्माण होगा। देखो नर्मदा नदी के पश्चिमी भाग में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? गहरी काली मिट्टी। और पूर्वी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? लाल पीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? लाल पीली मिट्टी। जब मैंने मध्य प्रदेश में आपको बताया था मृदा का वर्गीकरण या मिट्टी का प्रकार या मिट्टी का वर्गीकरण, तब मैंने बताया था मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, और उसका पूरा एक डायग्राम बनाया था हमने। ठीक है, आपने प्रीलिम्स अगर पढ़ा होगा तो उसमें सब बताया हमने। फिर देखो प्रमुख क्या आएगा? वन। तो किस प्रकार के वन पाए जाएंगे? तो जितने भी सारे महत्वपूर्ण वन है मध्य प्रदेश के, जैसे साल, सागौन, बांस, सारे प्रकार के यहाँ पे वन पाए जाएंगे। देखो प्रमुख मिट्टी के बाद हमें पढ़ना है प्रमुख फसल। तो बहुत आसान है, देखो फसल बताना। देखो पश्चिम में काली मिट्टी, और काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अच्छी होती है? कपास की कृषि के लिए। तो कपास, मूंगफली, ये जो फसल होती है इनके लिए बहुत अच्छी होती है काली मिट्टी। तो बस कुछ भी नहीं, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में किस प्रकार की फसलें होगी? कपास, मूंगफली, ज्वार आदि। पूर्वी भाग में किस प्रकार की फसल होगी? चावल की, क्योंकि लाल पीली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अच्छी होती है? चावल की कृषि के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम। देखो वन देख लिया हमने। मध्य प्रदेश के जितने भी महत्वपूर्ण वन है सारे यहाँ पे पाए जाएंगे। साल, सागौन, बांस, तेंदुपत्ता, जो आर्थिक दृष्टि से जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो आगे देखते हैं हम, ये रफ कर लेते हैं हम थोड़ा सा। आप क्या बताएंगे? देखो प्रमुख फसल, देखो प्रमुख फसल बताया। देखो पश्चिमी भाग में क्या पाए जा रहे हैं? देखो कपास, मूंगफली, मध्य में देखो गेहूं लिखा है, पूर्व में क्या लिखा है? देखो चावल। फिर देखो क्या बताएंगे हम? प्रमुख खनिज। तो कौन से खनिज पाए जाएंगे? तो आपको पता है कि नर्मदा घाटी में आपने देखा होगा भेड़ाघाट। भेड़ाघाट का नाम सुना होगा। वहां के संगमरमर बहुत फेमस है मध्य प्रदेश में। तो चूना पत्थर, संगमरमर, चीनी मिट्टी, ये सब क्या है? प्रमुख खनिज है।
और फिर पढ़ेंगे प्रमुख उद्योग। तो किस प्रकार का उद्योग का निर्माण हुआ, देखो चूना पत्थर मिलेगा तो क्या मिलेगा हमें, सीमेंट उद्योग। मध्य प्रदेश में इसी नर्मदा सोन घाटी में हमें बहुत ज्यादा वन देखने को मिलेंगे, तो क्या आएगा, वनों से जो उत्पाद प्राप्त होंगे जैसे रबर उद्योग, बीड़ी उद्योग, दिया सिलाई उद्योग, ये सारे उद्योग क्या करेंगे यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे, प्रमुख पर्यटन केंद्र। तो प्रमुख पर्यटन केंद्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नदी जहां से निकलती है, तो देखो प्रमुख जलप्रपात, नर्मदा नदी पे जितने भी जलप्रपात होंगे वो पर्यटन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो मध्य प्रदेश की जो सबसे इंपॉर्टेंट जलप्रपात वो कौन सा जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात। ये कहाँ पे, जबलपुर में भेड़ाघाट पे। तो प्रमुख प्रमुख जलप्रपातों के नाम लिख देना है, जिसे कि धुआंधार जलप्रपात, इसी को क्या बोलते हैं, भेड़ाघाट। ये कहाँ पे, जबलपुर में। फिर क्या लिखेंगे हम, ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओंकारेश्वर एक क्या है, ज्योतिर्लिंग। जिसे मध्य प्रदेश में जो दो ज्योतिर्लिंग है, एक उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और एक कहाँ है, ओंकारेश्वर खंडवा में। तो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये देखो महेश्वर, महेश्वर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे, खरगोन में। महेश्वर घाट बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ये पर्यटन केंद्र होगा। और एक और चीज सुनी होगी, इसी नर्मदा नदी में आपने सुना हो, खंडवा में एक बनाया जा रहा है हनुवंतिया टापू। ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विकसित किया गया हनुवंतिया टापू। और मध्य प्रदेश सरकार ने इसको बोला है मध्य प्रदेश का सिंगापुर या स्विट्जरलैंड भी इसको बोलते हैं, हनुवंतिया टापू को। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हनुवंतिया टापू। ये पूछ सकते हैं आपसे, कहां पर है, कहां पे, खंडवा में। ये भी एक पर्यटन की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे प्रमुख केंद्र के बाद क्या आएंगे, प्रमुख तथ्य। तो देखो नर्मदा नदी घाटी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य क्या आएगा, कोई भी नदी घाटी होती है वो कृषि के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और कृषि के लिए इंपॉर्टेंट होती है, और कृषि किस चीज पे इंपॉर्टेंट होती है, सिंचाई पे। और सिंचाई की व्यवस्था हम कहां से कर सकते हैं, नदियों के माध्यम से। तो सबसे ज्यादा कृषि करने के लिए हमें क्या चाहिए, सिंचाई। और सिंचाई व्यवस्था कहां से होगी, नहरों के माध्यम से। ये जल चाहिए हमें। तो इसीलिए नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। और सबसे ज्यादा जल होने के कारण इसको क्या बोलते हैं हम, देखो मध्य प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी। समझ रहे हो इसका बात, कितना महत्व है नर्मदा नदी का मध्य प्रदेश के लिए। इसलिए नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की क्या कहते हैं, जीवन रेखा। एक पॉइंट लिख लीजिए, नर्मदा नदी को, एक पॉइंट लिखिए आप, नर्मदा नदी को या नर्मदा नदी को मां नर्मदा भी कहते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदी है, ठीक है। मां नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं, जीवन रेखा कहते हैं। इससे समझ में आ रहा है आपको नर्मदा नदी का कितना इंपॉर्टेंस है मध्य प्रदेश के लिए। और आपको पता है मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। और कृषि प्रधान राज्य में आप सोच सकते हो कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है, मानसूनी वर्षा। इसलिए कृषि को मानसून का जुआ भी कहते हैं हम। इसलिए सिंचाई का बहुत ज्यादा महत्व है। अगर हम सिर्फ मानसून पर डिपेंड रहेंगे तो हमें जितना उत्पादन चाहिए उतना उत्पादन हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कृषि अगर विकसित करना है तो वहां पे सिंचाई से व्यवस्था को भी हमें विकसित करना बहुत जरूरी है। इसलिए नर्मदा नदी का सबसे ज्यादा महत्व है। और इसीलिए नर्मदा नदी को क्या बोला है, मध्य प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी। जैसे एक व्यक्ति होता है ना, इसमें रीढ़ की हड्डी का जो महत्व है, अगर हमारे शरीर से रीढ़ की हड्डी निकाल लेंगे तो हम किसी काम के नहीं बचेंगे। इसी प्रकार से आप समझ सकते हो नर्मदा नदी का कितना महत्व है। इसलिए बोला गया है इसको क्या, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। जीवन रेखा का मतलब समझते हो आप, जीवन रेखा है, इस पे पूरे मध्य प्रदेश का जीवन निर्भर है। फिर देखो अगला क्या लिखा है, यह मध्य प्रदेश सबसे निचला प्राकृतिक क्षेत्र है। सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र कौन सा था, मालवा का पठार। सबसे ऊंचा प्राकृतिक क्षेत्र क्या होगा, जो हम आगे पढ़ेंगे, सतपुड़ा मेका श्रेणी। और सबसे निचला क्या आएगा, तो नर्मदा सोन घाटी सबसे निचला प्राकृतिक क्षेत्र है। फिर लिखा है इसी पे लिखा है देखो इंदिरा सागर परियोजना। और ये इंदिरा सागर परियोजना कहां पे, खंडवा में। ये मध्य प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी परियोजना है। नर्मदा नदी की सबसे बड़ी परियोजना नहीं। नर्मदा नदी की सबसे बड़ी परियोजना देखोगे आप तो इधर देखोगे आप, गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना रहेगी। बात आपको याद, ये सबसे इंपोर्टेंट सबसे बड़ी परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना। जबकि हम बोल रहे हैं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी योजना कौन सी है, इंदिरा सागर परियोजना। और आपने सुना होगा इसी इंदिरा सागर परियोजना को लेकर बहुत ज्यादा विवाद चला था। यहीं से चला था नर्मदा बचाओ आंदोलन। अरुंधति मेघा राय इनके नेतृत्व में, आपने सुना होगा अमृतलाल बेगड़ा, इसको नर्मदा पुत्र भी हम कहते हैं। तो इनके नेतृत्व में क्या चला था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्योंकि इस बांध की ऊंचाई के कारण बहुत ज्यादा लोगों को क्या करा गया था, विस्थापित किया गया। जैसे आपने सुना होगा पुनासा, ये कहाँ पे पड़ता है, खंडवा में। यहीं पे एक बांध बनाया गया था, बहुत ज्यादा लोगों को डिस्प्लेसमेंट किया गया था। इसलिए बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था इंदिरा सागर परियोजना।
कब बना था? तो देखो नाम से पता है, इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन करा था 1983-84 में, इसको उद्घाटन किया गया था, बाद में इसको बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।